नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 11th होगा और यह 31 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और सोशल साइंस के जो क्लास टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले पढ़ा था जो संसद हमें क्यों चाहिए और संसद के लिए जो है ना, संसद में कौन लोग रहता है, आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उप विषय है हमारा हमें संसद क्यों चाहिए और संसद में कौन लोग रहते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और डियर स्टूडेंट, वर्कशीट को पूरा देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो। अगर आप सिर्फ आंसर के लिए आएंगे तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि आपका जब तक नॉलेज डेवलप नहीं होगा तब तक आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले वर्कशीट को कंप्लीट सुनिए, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इस में जो आंसर दिए, क्वेश्चन दिए हुए, उसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर अगर नहीं हो तो फिर आप देखिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। किससे? जनप्रतिनिधि, यानी जनता के माध्यम से क्या करते? जनप्रतिनिधि मतलब जिनको चुनती है। ठीक है, जैसे एमपी चुन लिया हमने, उसके बाद एमएलए चुन लिया हमने। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं। ठीक है, और वह जगह संसद कहलाती है जहाँ पे हम पहुँचाते हैं। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, समुदाय के हो सकते हैं, तथा महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस प्रतिनिधि को हम चुन करके संसद में भेजते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व, मतलब कि वो व्यक्ति हमारी आवाज़ को संसद तक पहुंचाती है, जिसमें हर कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, कि उसकी कल्चर अलग है तो वो भी हो सकता है, संस्कृति का हो सकता है, किसी भी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि भारत में कई भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद वो महिला हो सकता है या तो पुरुष हो सकता है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा संसद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संसद है, संसद भवन। कितना अच्छा संसद भवन है हमारा। ठीक है, ये एंट्री गेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, संसद में लोग हैं। ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये सारे इंसान हैं। अब संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अलग अलग जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है, यानी कि गांव के लोग भी अब संसद में पहुंच रहे हैं। कैसे? क्योंकि गांव के में जागरूकता फैल रही है और गांव में अब इलेक्शन में जो है ना, साधारण व्यक्ति भी जीत करके संसद पहुंच रहे हैं और वो आम जनता की आवाज़ को संसद में रखते हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं, जैसे महिलाओं, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। राइट, तो आपको यही समझना है डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक में हिस्सेदारी, यानी एससी और एसटी, इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, इसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इनकी जो भागीदारी डियर स्टूडेंट वो बढ़ने लगी है, यानी कि गांव में इन्हें भी चुना जाने लगा है। तो एससी और एसटी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ी है। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो समूह, जो तबका पीछे है, उनका अगर नेता नहीं होगा, उनकी आवाज़ को संसद में सुनी नहीं जाएगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे और देश में इक्वलिटी यानी समानता की भावना कैसे आएगी, और इससे देश कमज़ोर होगा, ना कि देश ग्रोथ करेगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्र में केवल पिछड़ी जाति और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनमें यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जाति और आदिवासी समुदाय की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सके और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते भी हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है।
अब देखिए इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ी है। महिलाओं में की भागीदारी राजनीतिक में जो आज संसद तक पहुंची है, इसी प्रकार क्योंकि महिलाएं हमेशा जो है ना पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं हमेशा शोषित होती रही है, ठीक है। तो फिर भी उनकी भागीदारी को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को भी मिलजुल करके देश में के विकास में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, यानी आज से 60 ईयर पहले। आप समझ सकते हैं 1960 के दशक की बात हो रही है, उस समय 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंचा है, यानी उसकी भागीदारी और करनी होगी। अभी 9% कुछ ज़्यादा नहीं है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाना चाहिए कि संसद में महिलाओं के लिए आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कम से कम आधी आबादी तो कम से कम नहीं भी तो 40% तो मिलना ही चाहिए, 50%। ये भेदभाव किस तरह का? क्योंकि महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है। महिलाओं की आवाज़ जो शोषित होती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वो आज जो है ना मतलब उनके साथ इतना अत्याचार होता है, ठीक है। तो ये सब उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा संसद में? उनके लिए महिलाओं को भी अधिक से अधिक भागीदार बनाना पड़ेगा, उन्हें संसद में भेजना पड़ेगा। वो MP या MLA बनकर जो है ना कभी भी जीत करके वहाँ जाए, ठीक है। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सके और कार्य कर सके। बिल्कुल सही बात है। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही खास इंपॉर्टेंट वर्कशीट है और बहुत ही आसान सा 3 प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकती है? संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? और संसद में कुछ समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? तो इस सभी का आंसर हम देख लेते हैं। राइट, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर ये रहा, ठीक है। जनता अपनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है। जनता द्वारा चुने गए सांसद सदस्यों को जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो कि संसद सत्र में हिस्सा लेता है और जनता की आवाज़ को बुलंद करता है और जनता की ज़रूरत के अनुसार जनता की बातों को वहाँ पे उठाया जाता है और फिर उनकी हर एक समस्या का सलूशन निकाला जाता है। अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है डियर स्टूडेंट। सेकेंड है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? यानी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो कैसे हो सकती है? तो हमारे देश की आधी महिला आबादी है, यानी हमारे देश की आधी महिला आबादी है, ठीक है। यानी महिला आधी आबादी है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे देश की महिला आधी आबादी है। महिलाओं के लिए अगर ज़्यादा सीटें आरक्षित की जाती है तो महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसी के साथ ही महिलाओं को भी राजनीतिक में ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है जो कि बेहद ही आसान है। संसद में कुछ समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको 1 से 2 से 3 दिन पहले वर्कशीट मिल रही है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। क्लास 10th और क्लास 9th के स्टूडेंट काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है, जो आप NCERT पे फोकस करके पढ़ाई करें। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। अब देखिए, तो हर समुदाय के सदस्य अपने लोगों के मुद्दे को अच्छे से समझते हैं और उनके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है तो लाइक करके कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वर्कशीट, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।